गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लडेश लीगल व्हील। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का डिस्कशन कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं, और डिस्कशन शुरू करने के पहले कुछ हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, यूजर्स की जो कहना है कि सर आपकी जो वीडियोस है वो कंटेंट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपके वीडियो में कभी चेहरा नहीं दिखता है, कोई लाइट की कमी है। तो फ्रेंड्स, इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक तो प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। आई एम द प्रोफेशनल एज एडवोकेसी, एज एडवोकेट, माई प्रोफेशन इज एडवोकेसी। लेकिन चूँकि हमारे एजुकेशन से कंसर्न है, हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, इस संदर्भ में कुछ डिस्कस करते हैं। आइदर वो लॉ से रिलेटेड हो या लॉ के बाहर कुछ अगर लगता है कि इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज इसीलिए मैं आप सबको एक वीडियो में मेरा चेहरा दिखे इसलिए बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, और कुछ डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही करेंगे। तो हाल फिलहाल में एक वर्ड जो है काफी चर्चा में है, वो वर्ड है कंटिंजेंसी। एक्चुअली एक डिबेट में जो पॉपुलर हुआ है, काफी वायरल भी है। डिबेट का मजमून जो था, डिबेट का जो टाइटल जो थे वो था डज गॉड एग्जिस्ट। इसी के ऊपर जो है हमारे नदवी साहब एक वर्ड का यूज किया, कंटिंजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिंजेंसी। तो आज आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे कंटिंजेंसी शब्द को पहली बार सुने हैं या हम लोग अपने एकेडमिक करियर में कभी पढ़े हैं, और हमारे लॉ में भी क्या इसका यूज होता है। इसी संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले बीइंग ए एकेडमिशियन जो है, हम लोग जो अपने अपने क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन करने के बाद कोई आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन एंड फिर फर्दर मास्टर डिग्री, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑब्टेन किए, तो हम मैं अब पर्सनली जो है कॉमर्स ग्रेजुएट होने के नाते हम लोग देखते एक शब्द जो है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ द लायबिलिटी। हम क्लासिफिकेशन से बहुत तरह से किया जा सकता है, लेकिन उन्हीं में से एक जो है आपकी एक्चुअल लायबिलिटी, जो आपको अभी पेमेंट करना है, उसमें भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे। करंट लायबिलिटी, जो विद इन 1 ईयर्स आपको पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटी। 1 ईयर के बाद वाले 2-3 साल के अंदर आप कर सकते हैं ऐसी लायबिलिटी, या आप उसको डिफर्ड करते हैं तो हम लोग डिफर्ड लायबिलिटी। तो उन्हीं में से एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी हम लोग रखते थे, और खासकर जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई शूट फाइल है, तो आपको लगता है कि अब हम अगर इस केस में हार जाएंगे तो हमारी लायबिलिटी खड़ा होगा 25 लाख। तो इस 25 लाख के लिए एक आप जो है लायबिलिटी जो है, दैट इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी, आप प्रोविजन कर सकते हैं और अपने बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपके कैलकुलेशंस नहीं हो पा रहा है, मॉनेटरी वैल्यू में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस लायबिलिटी को माने एसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग उसको बैलेंस शीट में
फुट नोट में डालते हैं कि इस तरह का शू ऑलरेडी लॉज्ड है, इनका डिसीजन आने पर इस तरह का जो है लायबिलिटी खड़ा हो सकता है और उसको जो है कंसिडर किया जाता है। तो एक मैटर ऑफ द डिस्क्लोजर कि आप प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है किए इस संदर्भ। अब हम लोग आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो है हम लोग गुड्स की डेफिनेशन पढ़े हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को 3 तरह से बांटा गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द गुड्स। वन इज द existing goods, another future goods, and number 3rd is the contingent goods. तो existing goods जाहिर सी बात है हमारे टेबल में बुक्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, टेबल है, चेयर है। अब गुड्स की डेफिनेशन चूंकि हम लोग कई क्लास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चर्चा किए हैं, तो गुड्स में मूवेबल तो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि ऐसी कोई चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इमूवेबल को नहीं, वहां एक्सक्लूड किया गया है। जैसे लैंड प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड किया गया उस डेफिनेशन में। ये दैट इज कवर्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कवर्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो फ्रेंड्स उसी तरह जो है हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो उस डिफिनेशंस में और क्या चीज, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई मूवेबल एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया गया। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो इसके पीछे क्या रीजन है? एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई क्लेम जिसके लिए आपको जो है, जिसको रिकवरी करने के लिए आपको शुड फाइल करना पड़ेगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि मैं किसी फ्रेंड से 10 लाख का रुपया लोन लिया, तो ये लोन जो लिया तो डेफिनेटली हम दोनों फ्रेंड्स एक लोन एग्रीमेंट बनाए और टर्म कंडीशन फिक्स हो। लेकिन जब समय आया रिपे करने के लिए, मैं नहीं कर रहा हूं, उन्होंने लीगल नोटिस दिया, फिर भी नहीं कर रहा हूं। ये महीना, 6 महीना, 1 साल बीतने के बाद उन्होंने हमारे से इस लोन के अमाउंट को रिकवरी करने के लिए डेफिनेटली कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे, शू फाइल करेंगे। तो इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। हमारे पास जो एग्रीमेंट आया, क्या इस एग्रीमेंट को हम सेल कर सकते हैं? या हम जो एग्रीमेंट दिए हमारे फ्रेंड्स को, तो क्या हमारे फ्रेंड्स इस एग्रीमेंट को किसी दूसरे को सेल कर सकता है? नहीं। हाँ, इस यहां पे हम लोग एक टर्म यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स के पास से कोई 25 लाख और दूसरा कोई आदमी पाता, उन्होंने कहा कि ठीक है मिस्टर नसीम से हम 25 लाख पाएंगे, आप एक काम कीजिए 25 लाख उसको पेमेंट कर दीजिए, और उस एग्रीमेंट की कॉपी उनको दे दिया, हमारे पास आया। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो जब एग्रीमेंट एक से दूसरे को वो ट्रांसफर कर रहा है, वो मूवेबल है, दे सकता है, लेकिन ये हमारे सेल ऑफ गुड्स के अंदर, सेल के डिफिनेशन के अंदर नहीं आता। वेरी क्लियर फ्रेंड्स। इसी तरह मनी को एक्सक्लूड इसलिए किया गया कि मनी के बदले आप क्या देंगे? मनी देंगे। अगर मनी के बदले मैंने 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपया आपको दिया, या आप कुछ इंटरेस्ट लेके दिया, वट एवर माइंड, तो इट इज कॉल्ड द बटर सिस्टम। आप गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले आटा, ये पहले जमाने में चलता था, दैट इज बटर सिस्टम। और इसीलिए आपके मनी को भी आपके सेल ऑफ गुड्स के अंदर जो है इस डिफिनेशन से अलग रखा गया। लेकिन उसमें ऐसी कोई करेंसी जो पहले प्रचलित थे, पुराने, दैट इज हम लोग कहेंगे ओल्ड करेंसी, जैसे पुराने सिक्के, 1,000 रुपया के नोट अभी नहीं चल रहे हैं,
500 रुपया के पुराने वाले नोट एक गड्डी गड्डी मिल रहा है, तो आप उसको किलो के दर से आप लेते हैं, तो दैट इज इंक्लूड इन द गुड्स, वो गुड्स में इंक्लूड है। तो जहां पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसके अलावा आपके जो टिम्बर है, ऐसे कोई ग्रास, ऐसे कोई फसल जो मिट्टी से सटा हुआ है, लेकिन उसको आप अलग कर सकते हैं, अलग करके बेच सकते हैं, तो उसको भी ऐसे भी मटेरियल को, ऐसे भी चीज को जो है आप गुड्स में समाहित करेंगे, इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड है। अब हम लोग इतनी बातें क्यों किए? आज हमारे मेनली जो है, हालांकि हमारे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन हम कंटिंजेंसी के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड देन कंटिंजेंसी गुड। ऐसे फ्यूचर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स अभी नहीं है, हो सकता है हमारे पास नहीं है अवेलेबल, हम मंगाएंगे, 1 महीना के बाद वो रेडी होगा, 2 महीना के बाद रेडी होगा, व्हाटएवर माइट बी। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंट गुड्स, या कंटिंजेंसी नहीं, कंटिंजेंट गुड्स मतलब सच ए गुड्स, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर गुड्स। ये अभी नहीं है, 4 घंटे के बाद हो सकता है, 2 घंटे के बाद हो सकता है, या 1 महीने के बाद हो सकता है। और कंटिंजेंसी फ्यूचर गुड्स से कैसे अलग है? कंटिंजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स से कैसे अलग है? कंटिंजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स से अलग है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर गुड्स सर्टेनली हो सकता है, होगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम लगेगा। कंटिंजेंसी इट मे बी और इट नॉट मे बी, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन ऑकरेंस, किसी घटना के घटने के ऊपर वो प्रभावित है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, एक जेंटलमैन, एक फिशर जो है, एक जो है बोट सी लेके आपको जो है मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आप मिल गए, आप उनको कह रहे हैं कि भाई हमको मछली देना, आपको अगर मछली मिलेगा, और कैसा मछली? तो बोले 2 केजी के ऊपर वाले रोहू का मछली। अब वो बोला ठीक है, अगर मिलेगा तो आपको देंगे। अब भाई साहब मछली तो पकड़ा, आया जब लौटते हुए तो उसको मछली एक लाया, वो लंबा जैसा, वो उसको जिसको जो है सांप जैसा मछली, वो रोहू नहीं है, और तो ये क्या कहते हैं, उसको नहीं दे पाए, वो गुड्स नहीं हुआ। तो ये कैसे हुआ? एक घटना घटने के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको मिल जाता, लेकिन वो भाई साहब लकी था, उसको 2 किलो, क्या 2 किलो के ऊपर, मतलब ठीक क्या कहते हैं 2.5 किलो की वजन की एक रोहू उसको मिल गया, तो दैट इज गुड्स, वो मिल गया। अब वो उसके लिए उसको प्रोवाइड कर दिया, उनके जो टर्म कंडीशन फुलफिल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द कंटिंजेंट गुड्स। अब हम लोग आते हैं कि हमारे नदवी साहब जो कंटिंजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ द कंटिंजेंसी के ऊपर जो डिबेट कर रहे थे, उसका उनका क्या तात्पर्य था, हम जो इतना समझ पाए, उनका जो तात्पर्य था कि डज गॉड एग्जिस्ट, उनका कहना यह था, और शुरू जो किया था कि एक बॉल से लेकर बॉल को एक्सपांड करते करते यूनिवर्स में आ गए, इतनी बड़े यूनिवर्स बन गए। और उनका कहना है कि यूनिवर्स का जब एग्जिस्टेंस है, दैट इज डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हमारी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर गॉड ना होता तो यूनिवर्स नहीं होता। जो लबाब हम जो समझ पा रहे हैं, या हम जो समझने की कोशिश किए हैं, एग्जैक्टली उन्होंने यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि यूनिवर्स जो है बाकायदा एक रूल से चलता है, विदाउट एनी रूल। सूरज पूरब की ओर उगता है और ठीक अपने रूट पे जो है पश्चिम की तरफ डूबता है।
यानी जो भी यूनिवर्स में एक्टिविटी जो होता है वो रूल एंड रेगुलेशन के साथ होता है, निश्चित एक धारावाहिकता के साथ है, और ये जो है तभी हो पाता है जब कोई है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड है, तभी यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है। अगर गॉड ना होता तो हमारे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, होप सो कि हम लोग कंटिंजेंसी को भी आज नहीं सुने। कंटिंजेंसी क्लास 11 से ही हम लोग शुद्ध कंटिंजेंट लायबिलिटी कॉमर्स में, और फिर हम लोग लॉ में भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग देखे कंटिंजेंट गुड्स। तो सिंपली बात ये है कि प्रिंसिपल जो है, जो फिलोसोफर लोग जो है, जब कोई डिबेट करते हैं तो पहले कुछ एक उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन फिक्स करते हैं कि हम लोग कैसे डिबेट को स्मूथली और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे डिबेट जो है संपन्न हो पाए सही तरीके से। अब सवाल ये होता है कि हमारे लॉ में भी हम लोग देखते हैं कि किसी मैटर पे, एक ही मैटर पे कोई जस्टिस जो है कोई एक तरह के जजमेंट दे दिया, सेम मैटर पे कोई दूसरा जस्टिस कोई और दे दिया। हम लोग ये भी देखते हैं एक ही मैटर पे जब कोई पिटिशनर या अपीलेंट की तरफ से कोई एडवोकेट आर्ग्यू करते हैं, 3, 4, 5 जजमेंट को रिफर करते हैं। उसी तरह जो है जो हमारे रिस्पोंडेंट या ऑपोजिट पार्टी के एडवोकेट्स होते हैं वो भी कुछ जजमेंट को रिलाई करते हैं। अब यहां पे भी हमारे जस्टिस साहब क्या करते हैं, दोनों पक्षों की जजमेंट को कोट करते हुए, और फिर उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने ऑब्जर्वेशंस फैक्ट फाइंडिंग के बाद जो है, यहाँ हम लोग हाई कोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। फैक्ट फाइंडिंग्स नॉर्मली जो है हमारे ट्रायल कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो करते हैं, लेकिन उस फैक्ट फाइंडिंग्स को तो डेफिनेटली हमारे अपीलेट कोर्ट ऑब्जर्व करते हैं, उनको डेप्थ एनालिसिस करते हैं, और फिर वो जब अपने सिद्धांत में उपनीत होते हैं तो अपने डिसीजंस में अपनी बात करते हैं कि हम ये जजमेंट को भी देखा, ये जजमेंट को भी देखा, और फिर हमने ये निर्णय दिया। अब हम लोग जो पॉइंट पे हैं कि जस्टिस एक ही मैटर पे, सेम मैटर पे एक जस्टिस, यानी फॉर द एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सिंगल बेंच एक जजमेंट पास किया, एक ऑर्डर पास किया, लेकिन एग्रीव जो है उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि हम पीड़ित हैं, तो उसको चैलेंज करते हैं और डिवीजन बेंच में जाते हैं। डिवीजन बेंच हमारे सिंगल बेंच के जजमेंट को, ऑर्डर को पलट दिया। फिर हमने क्या करते हैं, या एग्रीव जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि हमारे डिवीजन बेंच को क्या करते हैं, सेम रखा, उसी को कंसीडर किया, उसी को माना, या तो फिर जो है उसको पलट दिया। दो चीज ये अक्सर होता है। तो यहां पे भी जो है हमारे कोर्ट आर्गुमेंट में भी कंटीजेंट बीइंग एग्जिस्ट का जो है प्रिंसिपल्स को अपनाया जाता है, दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है, और कोर्ट टाइप आर्गुमेंट हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि दोनों पक्षों के आर्गुमेंट, दलील को, अगर ये आर्गुमेंट इन्फिनिट टाइप का हो, रिगोरस हो, चलता ही जाए वन बाय वन, तो फिर कोई भी जस्टिस अपने डिसीजन पे पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए एक जो है इन्फिनिटी को जो है एक ब्रेक लगाते हुए आपको जो है
प्रिंसिपल ऑफ कंटिजेंसी को भी अपनाना पड़ता है। तो आज का डिस्कशंस फ्रेंड्स यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे क्या कहते हैं लाइट हमारे वीडियो की क्वालिटी पर ना विचार करके हमारे डिस्कशंस और कॉन्टिजेंसी को विचार करते हुए अप्रिशिएट किया जाए और हम लोग इसी तरह डिस्कशन में, चर्चा में बने रहें। वंस अगेन, जय हिंद।